क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी हैरतअंगेज तरीके से हुई थी कि आप सोचेंगे कि अभी तक इस पर कोई मूवी या वेब सीरीज क्यों नहीं बनाई गई। ये केस भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल और पेचीदा केसों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई सुराग था ही नहीं जिसके जरिए किसी इंसान का पता कर सकें। आज भी वहाँ के लोकल लोग पुलिस की तारीफ करते थकते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रम केस ऑफ केरला। ये कहानी शुरू होती है केरला के एर्नाकुलम नाम के शहर से। यहीं पर एक नदी किनारे एक नीले रंग का ड्रम या बैरल पड़ा हुआ था। ये कई महीनों से यहीं पर पड़ा हुआ था। इसमें से हल्की हल्की बदबू आती थी। कभी ये बदबू तेज हो जाती तो कभी धीमी आती थी। तो 8 जनवरी 2018 के दिन सुबह के समय कुछ मछुआरे उस ड्रम की ओर से गुजर रहे थे। अचानक से इसी दिन ड्रम के अंदर से एक बहुत ही गंदी बदबू निकलनी शुरू हो गई। मछुआरों को डाउट होने लगा। इसकी गंध एक सड़ रही लाश जैसी थी। इन्होंने सोचा रोज रोज इसे झेलने से अच्छा है चलो आज इसे जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अब ये लोग ड्रम के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन ड्रम के अंदर से इतनी तेज गंध निकल रही थी कि किसी मछुआरे की वहां पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब इन्होंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। एर्नाकुलम साउथ स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंचती है। ड्रम को झाड़ियों में से घसीटकर एक साफ जगह पर लेकर आते हैं। वो बहुत भारी था। उसे अब लंबाई में काटा जाता है ताकि ये देख सकें कि इतनी गंध क्यों आ रही है और ये भारी इतना क्यों है। इसके अंदर कंक्रीट और ईंटें भरी हुई थी। इन्हें लोहे की रॉड से तोड़ा गया। इसके अंदर पुलिस को कुछ दिखाई देता है। वो एक इंसानी कंकाल था जिसकी बहुत सारी हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बाकी थी, जैसे कि खोपड़ी, पैर का हिस्सा और भी बाकी चीजें थीं। इससे यह साफ हो गया कि हो ना हो ये जरूर कत्ल का मामला है। कंक्रीट को और तोड़ा गया जिसमें से और भी चीजें मिलती हैं। इंसानी हड्डियां तो थी ही, इसके अलावा किसी कपड़े का टुकड़ा था। 50 सेंटीमीटर लंबे बालों का एक गुच्छा मिला। एक स्क्रू और वॉशर था जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर थी। 4 भारतीय नोट मिले जिसमें से 3 500 के नोट थे और एक 100 का नोट था। एक चांदी की करधनी मिली और एक अंडरगारमेंट मिला। अब इन सभी चीजों को एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया, कलामेसरी मेडिकल कॉलेज। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी था। अब डॉक्टर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो ये पता करना था कि ये हड्डियां किसी मर्द की हैं या फिर औरत की। मरने वाले की उम्र क्या थी, मरने का कारण क्या था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये हड्डियां किसकी थी, कातिल कौन है। इसमें हड्डियों को रीअरेंज किया गया ताकि हाइट वगैरह पता कर सकें। जबड़ों की हड्डियों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया ताकि मरने वाले की एज और जेंडर पता कर सकें। वैसे जो बालों के गुच्छे मिले थे उनसे लग रहा था कि लाश किसी औरत की थी, लेकिन आजकल तो लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। हड्डियों से पता चला कि मरने वाले की हाइट एवरेज थी। हो सकता है कि ये लाश किसी टीनेज लड़की की रही होगी या फिर किसी ऐसे लड़के की जिसने अपने बाल बढ़ा रखे थे। इन दोनों में कंफ्यूजन था। जैसे जैसे पोस्टमार्टम आगे बढ़ा, इसमें पता चला कि ये लाश किसी महिला की है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच रही होगी। 3 दिनों तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही, 8 जनवरी से 11 जनवरी तक। हड्डियों से जितनी भी जानकारी मिलनी थी लगभग उतनी मिल चुकी थी। अब बारी थी बाकी मिली चीजों की जांच करने की। ये सब कुछ 3 दिनों के अंदर ही हो रहा है। जब पुलिस को वो 3 500 के और एक 100 का नोट मिला था, तब उन्हें शक हुआ कि जिसकी भी हत्या हुई है वो 2016 के नवंबर महीने से पहले हुई होगी, लेकिन लाश जनवरी 2018 में मिली है। ये तीनों 500 के नोट पुराने वाले थे, नोटबंदी के पहले वाले थे। नदी के आसपास रहने वाले कुछ मछुआरों ने यह भी बताया कि वो लोग ड्रम को 2016 के सितंबर महीने से देख रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये कहीं से बहकर आया होगा, उसी तरह से पड़ा हुआ भी था, इसलिए हम लोगों ने उस पर कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया। अब पुलिस के पास उतनी जानकारी थी, जो चीजें सामने मिली थी, जैसे कि हड्डियां, इंडियन ओल्ड करेंसी, बालों के गुच्छे, इनसे पता चला कि मरने वाली एक महिला है, एवरेज कदकाठी की, जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच की है। इसकी हत्या नवंबर 2016 से पहले हुई होगी, लेकिन अभी भी ढेर सारे सवालों के जवाब पता लगाना बाकी था, जैसे कि मरने वाला कौन है, क्यों मारा गया, किसने मारा। अभी तक किसी की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिली थी। खबर चारों तरफ फैलने के बावजूद भी कोई सामने नहीं आ रहा था जो ये क्लेम करे कि उसके घर से 2016 में कोई गायब हुआ था।
ये सब कुछ 8 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में चल रहा है। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सीबी टॉम। इनको लोकल लोग शर्लॉक होम्स भी बुलाते थे क्योंकि इन्होंने मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा केसों को सॉल्व किया था। ये हर केस को जड़ तक जाकर सॉल्व कर देते थे, जिस वजह से लोग इन्हें शर्लॉक होम्स बुलाते थे। अब जब ये ड्रम वाला केस सामने आया तो सीबी टॉम भी उलझनों में पड़ गए। जो भी जानकारी उससे हासिल हुई थी उसमें कोई भी लीड नहीं था। मरने वाले की पहचान तक करना जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा हो चुका था। 11 जनवरी 2018 के दिन सीबी टॉम को एक कॉल आता है। ये कॉल पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के हेड ने किया था। कॉल पर डॉक्टर ने ऑफिसर को बताया, देखिए हमें जितनी भी जानकारी मिली थी हमने आपको रिपोर्ट में भेज दी है, लेकिन हमें एक पैर की हड्डी में से स्क्रू और वॉशर मिला है। पता नहीं वो आपके कितने काम का है, लेकिन छोटी से छोटी जानकारी पुलिस के लिए कीमती हो सकती है। हमें विक्टिम के एंकल में से 6.5 सेंटीमीटर का स्क्रू और वॉशर मिला है। हो सकता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ हो, सर्जरी के समय इसे लगाया गया हो। अगर मैं सही हूँ तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। हमारे पास इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है जिससे हम पता कर सकें। अगर आप कुछ इंतजाम कर सकें तो शायद कुछ बात बन जाए। सीबी टॉम ने कहा, अगर ऐसा है तो आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं कुछ करता हूँ। सीबी टॉम ने जुगाड़ लगाकर एक हाई रिजोल्यूशन कैमरे का बंदोबस्त कर लिया। अब इस कैमरे से स्क्रू को देखा गया। उसकी ऊपरी सतह पर लिखा था पिटकर। ये मैन्युफैक्चरर का नाम था और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट का एक बैच नंबर भी लिखा हुआ था। पिटकर पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो कि सर्जरी इक्विपमेंट्स, हड्डियों के लिए स्क्रू वगैरह बनाती है। एक तरह से मेडिकल कंपनी समझ लीजिए। अब इस कंपनी के बारे में पता लगाया जाता है जिससे उनके क्लाइंट्स के बारे में पता चल सके। सीबी टॉम को रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि पिटकर के ढेर सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन केरल में केवल एक ही ब्रांच है। यही इकलौता डीलर पूरे केरल में सर्जिकल इक्विपमेंट्स और स्क्रू प्लेट सप्लाई करता है जो कि पिटकर कंपनी बनाती है। इत्तेफाक से ये एर्नाकुलम में ही था। सीबी टॉम अपनी टीम के साथ उस ब्रांच पर जाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं कि हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। हमारे पास एक स्क्रू और वॉशर है जो एक पेशेंट के एंकल में लगाया गया था। इसका बैच नंबर ये है। हमें उस पेशेंट के बारे में जानकारी चाहिए थी। वहाँ के मैनेजर ने कहा, हम सालों से इसकी डीलिंग कर रहे हैं, कितनों का पता लगाएं। अगर आपके पास कोई पार्टिकुलर डेट और टाइम है तो हमें आसानी होगी। इतने में सीबी टॉम को याद आता है कि उस नदी के आसपास कुछ रहने वाले लोगों ने मुझे बताया था कि ये ड्रम वो लोग सितंबर 2016 से देख रहे हैं। हो सकता है कि ये कत्ल 2016 में हुआ हो। हालांकि हमें ये ड्रम 2018 में बरामद हुआ था। वहां से मिले 500 के नोटों से भी लगता है कि ये सारा मामला 2016 या उससे पहले का हो सकता है। सीबी टॉम ने ब्रांच के मैनेजर से कहा, हमें 2016 की सारी जानकारी चाहिए। कितने लोगों को इस कंपनी ने स्क्रू और वॉशर भेजा है, खास तौर से एंकल सर्जरी के लिए, इसी स्क्रू के साइज का, इसी से मिलता जुलता। ब्रांच ने अपना सारा डेटा खंगाला जिसमें पता चला कि कुल 161 स्क्रू और वॉशर की डीलिंग हुई थी, जिसमें से 155 महाराष्ट्र और गुजरात में गया था और बाकी के 6 एर्नाकुलम के आसपास के इलाकों में गए थे। इतना सुनकर पुलिस वालों को कुछ उम्मीदें नजर आने लगी कि उनका इन्वेस्टिगेशन सही ट्रैक पर चल रहा है। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें इन 6 पेशेंट के घर पर जाती है, जिसमें से 3 तो आसानी से मिल गई थी। इन्होंने कहा कि हाँ, 2016 में इनका ऑपरेशन हुआ था, एंकल सर्जरी हुआ था जिसमें स्क्रू और वॉशर लगाया गया था। अब पुलिस को बचे हुए 3 पेशेंट नहीं मिल रहे थे। जैसे तैसे 2 और पेशेंट मिल गए, वो भी ठीक ठाक थे। अब पुलिस को एक पेशेंट नहीं मिल रहा था, उसे बहुत ढूंढा गया। वो थी 54 साल की शकुंतला। अब ये हुआ कि शकुंतला कहीं मिल नहीं रही है, उसका एड्रेस भी नहीं है। तो हम लोग उस हॉस्पिटल में चलते हैं जहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ था। पुलिस अब उस हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ के सारे डेटा खंगाले जाते हैं, लेकिन शकुंतला नाम के अलावा कुछ भी वहाँ पर रजिस्टर नहीं था। ना ही शकुंतला का सरनेम था, ना ही एड्रेस, ना ही कोई फोन नंबर, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन विजिटर्स की लिस्ट में पुलिस को एक नाम दिखाई पड़ता है। वो बार बार हॉस्पिटल में आती जाती थी जब तक कि शकुंतला हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका नाम था अश्वथी दामोदरम और इसका एड्रेस भी दर्ज था। पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है। किसी ने बताया कि वहां पर अश्वथी खड़ी है, उसका वो घर है। अब पुलिस घर पर आती है और सामने खड़ी औरत से पूछती है, क्या आप अश्वथी हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। पुलिस ने आगे पूछा, शकुंतला कहाँ पर है? हमें उससे बात करनी है, आप बुला कर लाइए। वैसे पुलिस ये नहीं जानती थी कि शकुंतला और अश्वथी में रिश्ता क्या है। अश्वथी ने कहा, वो मेरी माँ है, मेरी उनसे बात नहीं होती है। सितंबर 2016 से वो लापता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है।
पुलिस ने आगे पूछा, अगर वो लापता है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई है? इसने कहा, हमारी आपस में नहीं बनती थी, मेरा उनसे कोई भी मतलब नहीं है। पुलिस को ये अजीब लगा। बेटी कह रही है कि माँ सितंबर 2016 से गायब है, इसे उनकी जानकारी नहीं, उनकी फिक्र भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। आखिर किस बात के लिए इतनी नफरत? अब पुलिस अपनी नज़र अस्वथी पर जमाती है और इंटेरोगेशन शुरू करती है। पूछताछ के दौरान एक कहानी सामने आई, वो ये कि अस्वथी एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था सुधी। माँ शकुंतला को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फिर भी बेटी अपनी माँ के खिलाफ जाकर सुधी के साथ भागकर शादी कर लेती है, जिसके बाद अस्वथी और सुधी के 2 बच्चे होते हैं। लेकिन 2016 में इन दोनों ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया। शकुंतला भी अपने पति दामोदरम से अलग एक किराए के घर में रहती थी। खुद का खर्च उठाने के लिए इन्होंने लॉटरी टिकट बेचना शुरू कर दिया था। इनकी बेटी अस्वथी के पास एक स्कूटी थी जिस पर माँ लॉटरी टिकट्स बेचा करती थीं। इसी में अस्वथी का डाइवोर्स हो गया था। ये दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के घर पर वापस आ गई और वहीं पर रहने लगी। इन्हीं दिनों 2016 में ही माँ शकुंतला स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। आसपास घूम रहे लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, आपके लेफ्ट एंकल में हमें सर्जरी करना पड़ेगा। इसी दौरान डॉक्टर ने सर्जरी करते समय वो स्क्रू और वॉशर शकुंतला के एंकल में लगाया था। जब बेटी का डाइवोर्स हुआ और वो अपने माँ के घर पर आकर रहने लगी, तभी उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसी से शादी कर लेती है। इसके बाद वो अपने बच्चों को साथ लेकर दूसरे पति के साथ अपने ही घर में रहती है, अपने ही माँ के घर में रहती है। आसपास रहने वाले सभी पड़ोसियों को, सभी लोगों को पता था कि अस्वथी के दूसरे पति का नाम टीएम सजित है। दोनों साथ में रहते हैं। अब पुलिस ने पूछा, तुम्हारा पति सजित कहाँ पर है? अस्वथी ने आगे की कहानी बताई। ये अपने पति और बच्चों के साथ माँ के घर पर ही रहती थी। जब माँ की सर्जरी हो गई थी तब वो घर पर आ गई थी। कुछ दिनों बाद माँ को चिकन पॉक्स हो गया, जिस वजह से अस्वथी को डर लगने लगा कि कहीं ये बीमारी मुझे या मेरे बच्चों को ना हो जाए। इसलिए ये अपने बच्चों को साथ लेकर पास के एक लॉज में रहने के लिए चली गई। कुछ दिनों बाद जब वो घर पर वापस आई तो उसने देखा कि माँ घर पर नहीं है। फिर इसने अपने पति सजित से माँ के बारे में पूछा। सजित ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल ही उनका इलाज हो गया, अब वो सही जगह पर हैं। अस्वथी को लगा कि वो दिल्ली चली गई हैं, क्योंकि उनकी कुछ फ्रेंड्स वहीं पर रहती हैं और एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ कि तुम्हारा पति सजित कहाँ पर है? अब ये पता चलता है कि जिस दिन शकुंतला गायब हुई थी उसके अगले दिन ही सजित की मौत हो गई थी। मरने की वजह थी हार्ट अटैक। सजित को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, वहां जाकर पुलिस ने कंफर्म किया कि सच में उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टर्स ने बात कंफर्म कर दी कि मरने की वजह हार्ट अटैक थी। अब फिर से समस्या खड़ी हो गई। जिस पर शक का कांटा आने वाला था उसकी मौत हो चुकी थी। बेटी भी कुछ नहीं जानती थी। अब ये भी पता नहीं कि वो लाश शकुंतला की है भी या फिर नहीं। इन्हीं सब उधेड़-बुन में फॉरेंसिक टीम ने अस्वथी का ब्लड सैंपल लिया और ड्रम से मिली हड्डियों से डीएनए मैच कराया। इससे ये साबित हो गया कि वो हड्डियां शकुंतला की थी, क्योंकि डीएनए मैच हो गया था। अब इतना सब कुछ करने के बाद ड्रम से मिली हड्डियों के बारे में पता चल गया कि ये किसकी है। अब बारी थी कातिल का पता लगाने की। पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्यों कोई लॉटरी टिकट बेचने वाली शकुंतला को मारेगा। पुलिस वालों ने पड़ोसियों से पूछताछ की, आसपास अपने जासूस और खबरियों को लगाया। कहानी कुछ बाहर आने लगी थी कि किसी लॉटरी के लालच में उन्हें किसी ने मार डाला है। पुलिस ने लॉटरी एजेंसी से पता किया कि कोई बड़ी लॉटरी किसी की लगी थी क्या, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। किसी की कोई लॉटरी नहीं लगी थी। ये खबर फेक है, पर सवाल वही था, शकुंतला को किसने और क्यों मारा। खबरियों से पता चला कि जो पड़ोसी ये बोल रहे हैं कि अस्वथी और सजित पति पत्नी हैं, उन्हें नहीं पता कि इनकी शादी नहीं हुई है। ये दोनों बिना शादी के साथ में रहते हैं। एक और बात पता चली कि अस्वथी के बॉयफ्रेंड सजित की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। थोड़ी ही दूरी पर उसका घर था, जहाँ वो और उसकी पत्नी सरिगा रहते थे। इनकी लव मैरिज हुई थी। ये सारी सच्चाई शकुंतला को पता चल चुकी थी कि सजित उनकी बेटी अस्वथी को धोखा दे रहा था, उसका फायदा उठा रहा था। इन्होंने सजित से कहा कि ये अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता देंगी। बेटी इस वक्त लॉज में रहती थी। अब पुलिस ने अपनी एक थ्योरी बनाई। सजित ने शकुंतला की हत्या कर दी क्योंकि वो इसकी सच्चाई जान चुकी थी और अपनी बेटी को बताने वाली थी। इस आधार पर पुलिस सजित के दोस्तों का पता लगाती है, क्योंकि सजित तो मर चुका था। अब एक दोस्त को ही उसके दूसरे दोस्त की सच्चाई पता होती है।
अब पता लगाते लगाते शिबी टॉम पहुंचे एक ऑटो ड्राइवर के पास जो सजित का दोस्त था। इस ऑटो ड्राइवर ने एक खुलासा किया। 24 सितंबर 2016 को सजित ने मुझसे एक ड्रम मंगवाया था क्योंकि उसे अपनी सासू माँ के घर पर पानी स्टोर करके रखना था। मैंने उसे एक नीले रंग का ड्रम लाकर दिया। पुलिस को इस बात में कुछ लगा क्योंकि स्पॉट पर भी नीले रंग का ड्रम था। ड्राइवर ने कहा, मैंने उसे ड्रम लाकर दे दिया था, इसके आगे मुझे नहीं पता। पुलिस ने इससे बाकी के दोस्तों के बारे में पूछा। इसने आगे 2-3 दोस्तों के नाम बताए जिनके साथ सजित रहता था, अक्सर घूमता फिरता था। पुलिस 3 दोस्तों को उठाकर पूछताछ करती है। उन्होंने कहा, एक दिन सजित ने हमसे आकर कहा उसने कुछ मरे हुए जानवरों को एक ड्रम में रखा हुआ है। हम लोग मिलकर एक चमकने वाली चीज रेडियम बनाएंगे और काले बाजार में बेचेंगे। हमने उसे काफी समझाया कि ये गैर कानूनी है, हम लोग फंस जाएंगे, लेकिन वो जिद करने लगा। तो दोस्ती के नाते हमें उसकी हेल्प करनी पड़ी। 24 सितंबर 2016 की रात को हम लोग एक मिनी ट्रक में उस ड्रम को लेकर एक जगह पर गए। हमने ट्रक को वहीं पर रोका और ड्रम को रख दिया। फिर सजित ने बोला, तुम लोगों को मैं फंसवाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम अपने अपने घर पर आ गए। अब उसने ड्रम के साथ क्या किया हमें नहीं पता। और हाँ, उसने हमें उसी रात किसी एटीएम से पैसे निकाल कर भी दिए थे। पुलिस उस एटीएम में जाती है, फिर बैंक वालों से 24 सितंबर 2016 की रात का वो ट्रांजैक्शन डिटेल लेती है। इससे साबित हो गया कि सजित ने यहाँ से पैसे निकाले थे। पुलिस ने इन तीनों चारों दोस्तों को छोड़ दिया क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि सजित इनसे क्या करवा रहा है। एक दोस्त को लगता था कि इसने पानी रखने के लिए ड्रम मंगवाया है और बाकी 3 को लगता था कि इसने रेडियम बनवाने के लिए हमसे मदद ली है, इसलिए पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। अस्वथी से भी थोड़ा बहुत पूछताछ हुआ, फिर उसे भी छोड़ दिया गया क्योंकि वो भी बेकसूर थी। उसे भी नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ पर है। उल्टा जिससे वो प्यार करती थी उसने ही उसे धोखा दे दिया, उसकी माँ की हत्या कर दी। ऐसे करते करते अचानक से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शिबी टॉम को याद आता है कि सजित की एक पत्नी भी थी, वो इस वक्त कहाँ पर होगी। फिर से मुखबिरों को काम पर लगाया जाता है। खोजबीन करने पर सजित की पत्नी का भी पता चल गया जिसका नाम था सरिगा। पुलिस इसके पास आती है और पूछताछ शुरू करती है। यहाँ से सरिगा की भी एक कहानी बाहर निकलती है। करीब 30 साल पहले सरिगा की माँ वसंथा परिवार के खिलाफ जाकर एक लड़के से भागकर शादी कर लेती है, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। पति ने प्रेगनेंसी के बाद इसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसे तो इसका फायदा उठाना था और कुछ नहीं। अब सरिगा की माँ वसंथा अपने घर पर आती है। घर वालों ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, करेंगे भी क्यों, जिन्होंने 20-22 साल एक लड़की का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, देखभाल किया। उसने एक ही दिन में सारे रिश्ते नाते तोड़कर एक लड़के के चक्कर में घर से भाग गई, तो वो क्या करेंगे। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब वसंथा एक पुल पर जाती है अपनी जान देने के लिए। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। वहीं से एक ऑटो ड्राइवर या रिक्शा वाला सवारी छोड़कर घर जा रहा था। इसने वसंथा को आत्महत्या करने से रोका। वसंथा वहां पर रो रही थी। ड्राइवर उसे अपने घर पर लेकर जाता है। घर पर वसंथा अपनी पूरी कहानी उसे बताती है। ड्राइवर उसे समझाते हैं। अब वसंथा उसी ड्राइवर के घर पर रहने लगी। धीरे धीरे वसंथा और ड्राइवर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। वसंथा को एक बेटा पैदा होता है। कुछ सालों बाद एक बेटी भी पैदा होती है, सरिगा। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसकी एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो गया, जिस वजह से इसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। इधर बेटी सरिगा को 15 साल की उम्र में एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो था सजित। घर वाले बोले, अभी तुम नाबालिग हो, 18 की हो जाओगी तो हम शादी करा देंगे। जब सरिगा 18 की हो गई तो घर वालों ने इसकी शादी सजित से करा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। शादी को 8 साल गुजर चुके थे, लेकिन सरिगा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। ये दोनों डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाते हैं, जांच वगैरह कराते हैं। सरिगा ने आगे एक खुलासा किया कि उसे पता था कि उसके पति का अस्वथी के साथ अफेयर था। सजित को बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत था। वो जब अस्वथी के बच्चों से मिला, उन्हें बच्चों से मोहब्बत हो गया था। वो उनके पढ़ाई के खर्चों को भी उठाने के लिए तैयार थे। उनका बच्चों के लिए ऐसा प्यार देखकर मैं उन्हें रोक नहीं पाई। जब अस्वथी की माँ ने सजित को धमकाना शुरू कर दिया तो वो उन्हें समझाने के लिए मुझे और अपनी माँ को अस्वथी के घर पर लेकर गए। सरिगा ने कहा कि सजित ने मुझे कन्विंस कर लिया था अस्वथी के साथ अफेयर करने की बात को लेकर, क्योंकि अस्वथी की और उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। सजित ने ये कहा कि हमें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा और मैं मान गई थी। अब जो भी हो, जून 2017 में सरिगा एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के जरिए प्रेग्नेंट हो जाती है और मार्च 2018 में एक बेटी को जन्म देती है।
पुलिस को ड्रम 8 जनवरी 2018 को मिला था। इन्वेस्टिगेशन में 2 महीने बीत चुके थे। मार्च का महीना था। सरिगा हॉस्पिटल में ही थी। पुलिस उस हॉस्पिटल में आती है। वहाँ पर सरिगा और सजित के परिवार के लोग मौजूद थे। सीबी टॉम ने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें सजित ही मेन गुनहगार है, उसने ही शकुंतला की हत्या की थी। परिवार के लोगों ने कहा, हमने न्यूज़पेपर में ये ड्रम वाला केस पढ़ा था, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि इसमें सजित ही कातिल होगा। अब पुलिस को समझ आ गया कि क्यों सजित अस्वथी को सच्चाई पता लगने नहीं देना चाहता था। अगर उसे पता चलता तो वो बच्चों से इसे दूर कर देती, इसलिए उसने शकुंतला की हत्या कर दी, क्योंकि शकुंतला को इसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। पुलिस ने सरिगा से पूछा, सजित की मौत कैसे हुई? उसने कहा कि 25 सितंबर 2016 को उन्हें दिल का दौरा आया था। अब पुलिस को सजित की मौत खटकने लगी। सीबी टॉम को ये समझ में आ गया कि सजित को हत्या करने के बाद गिल्टी फील होने लगा था और उसने कोई केमिकल पी लिया, जिसके बाद उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड था। सीबी टॉम ने डॉक्टर उन्मेष से बात की। ये वही शख्स थे जिन्होंने उस स्क्रू और वॉशर को पहचाना था, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन अपनी सीमा तक पहुंचा। इन्होंने कहा कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके सेवन से हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।